जो लगभग 1 महीना हो चुका है ये फोन हमारे पास आए, एंड पिछले कुछ टाइम से इसके अंदर मैं अपना सिम कार्ड डाल के इसको एज अ प्राइमरी फोन बनाकर यूज कर रहा हूं। एंड आज आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि भाई ये फोन को यूज करने में कैसा फील होता है, इस फोन की स्ट्रेंथ क्या है, इस फोन में कमियां क्या क्या है, मुझे कहां कौन सी चीजें खराब लगी हैं, आपको कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, सारी चीजें बताऊं। एकदम एक्सपीरियंशियल, रियल लाइफ बेस्ड, ज्यादा स्पेक्स वगैरह पे ध्यान नहीं देने वाले हम लोग। उसके लिए आप लोग GSM अरीना पे जाके स्पेक्स पढ़ सकते हो। स्टार्ट करने से पहले बता दूं ये फोन 1,40,000 रुपए का है एंड इसके नाम में अल्ट्रा है। अल्ट्रा का मतलब होना चाहिए कि भाई अगर मैं फोन कोई खरीद रहा हूं तो मुझे फोन के अंदर, मैं 1,40,000 रुपए खर्चा कर रहा हूं भाई, तो मेरे को फोन के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं चाहिए। अगर मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना है तो मैं 50-60 हजार रुपए का भी फोन लेके यूज कर सकता हूं, उसमें कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, ठीक है, मैं मान जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। लेकिन 1,40,000 रुपए देने के बाद में अगर कोई कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं तो डेफिनेटली उनको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। लेकिन लास्ट टाइम पे मैंने थोड़ा सा हार्शली इसके कुछ फीचर्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया था एंड लोग मुझे कमेंट्स में बहुत ज्यादा पॉइंट आउट कर रहे थे उस चीज के लिए। लेकिन क्या मैं उन चीजों को पॉइंट आउट करने में गलत था? क्या इस फोन को यूज करने के बाद में लॉन्ग टर्म में मुझे मेरी गलती रियलाइज हुई? ये चीज भी मैं डिस्कस करूंगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वीडियो पूरी देखना, ठीक है। एंड ऐसी बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंशियल बेस्ड मैं वीडियोस आप लोग के लिए लेके आते रहता हूं, तो आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाओ। मैं बोलता नहीं हूं तो लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, और मैं जब देखा हूं मैंने कि जब मैंने बोला है तो लोगों ने सब्सक्राइब किया, लोग भूल जाते हैं भाई, पता नहीं क्यों। अभी मैंने 1 घंटा 7 मिनट का डिटेल्ड कंपैरिजन किया है इस फोन का iPhone 17 Pro Max के साथ में, एंड उस पे क्या ही लेवल का प्यार आप लोग दे रहे हो। मतलब 1 घंटे की वीडियो देखना एंड उसके बारे में भाई 1 घंटा टाइम देना किसी भी वीडियो को बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वैसी डिटेल्ड हमने टेस्टिंग पे करी है। अब 1 घंटा आप लोग को दिख रहा है एडिट करने के बाद, सोचो एडिट करने से पहले वो वीडियो कितनी बड़ी रही होगी, तो बहुत ज्यादा मेहनत जाती है। अगेन ज्यादा सब्सक्राइब की भीख ना मांगते हुए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। बेसिक चीजें बता दूं, 214 ग्राम का वेट है। डेफिनेटली S25 अल्ट्रा से थोड़ा सा वेट कम हुआ है एंड उससे थोड़ा सा फोन पतला भी हुआ है, 7.9 मिलीमीटर थिकनेस है। लेकिन डाउनग्रेड बहुत बड़ा इसके अंदर ये है कि भाई जो साइड का फ्रेम है वो पहले टाइटेनियम का था, अभी एल्यूमिनियम का हो गया है। वो कितना मेजर डाउनग्रेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी IP68 की रेटिंग है, तो ड्यूरेबिलिटी वाइज फोन मजबूत है एंड एल्यूमिनियम है। लेकिन जैसे आईफोन के अंदर जो एल्यूमिनियम है वो ऊपर भी पूरा ये पार्ट भी एल्यूमिनियम है। इसकी वजह से इस फोन को बिना कवर के यूज करने में डर लगता है। इस फोन को बिना कवर के यूज करने में डर नहीं लगता है, हालांकि इसके अंदर भी एल्यूमिनियम है, वो सॉफ्टवेयर वाला मेटल है, ये भी गिरेगा। अगर मैं S25 अल्ट्रा से कंपेयर करूं तो उसके अंदर कम डेंट्स आएंगे कंपेयर टू दिस, इसके अंदर थोड़े डेंट्स ज्यादा आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि बैक पूरा मेटल का नहीं है तो इसको मेरे को बिना कवर के यूज करने में डर नहीं लगा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन जरूर हुई बिना कवर के यूज करने में। उसकी वजह यह है एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं। और कवर लगाओगे तो उसका मजा नहीं ले पाओगे, लेकिन बिना कवर लगाए आप इसको सीधा रख नहीं सकते, फिर उल्टा रखना पड़ेगा, सर दर्द है भाई। हालांकि पहले के कंपैरिजन में साइड का जो कॉर्नर है उसको राउंड किया है, पीछे के जो ये एजेस हैं इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट किया है, तो हाथ में डेफिनेटली कंफर्टेबल है। बट आईफोन वगैरह जब मैंने यूज करा इसके तो भाई थोड़ी ज्यादा ही राउंडेड है, ये मच मोर कंफर्टेबल फील देता है हाथ के अंदर, स्पेशली अगर आप बिना कवर के यूज कर रहे हो। लेकिन कंफर्टेबल होने के बाद में इसमें थोड़ा डर ज्यादा लगता है बिना कवर के यूज करने में, क्योंकि इसका जो एल्यूमिनियम है कुछ ज्यादा ही एक्सपोज्ड है। इसमें वो डर कम लगता है, लेकिन वो प्रीमियम एंड कंफर्ट वाली फील भी कम आती है। और डेफिनेटली भाई जो मेटल है उसमें जब डाउनग्रेड है तो एक फील में भी हल्का सा डाउनग्रेड मेरे को ऐसा लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि हाथ से छू के आप लोग एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील में फर्क बता सकते हो अगर कोई एनर्डाइजेशन उसके ऊपर नहीं हो रखी है। लेकिन भाई टाइटेनियम एंड एल्यूमिनियम में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस फील नहीं होता हाथ में, तो इतना कोई मेजर इशू नहीं है। इन हैंड फील वगैरह इसकी प्रीमियम है, अच्छी लगती है। लेकिन फोन बहुत हैवी है, हालांकि हल्का होने के बावजूद भी फोन हैवी लगता है। वन हैंड यूज करना डेफिनेटली टफ है भाई, ये चीज याद रखो। एंड मैंने जैसे बिना कवर के इसको यूज करा तो इसके फ्रेम पे अभी तक के मेरे को एक भी स्क्रैच देखने को नहीं मिला, जो कि काफी कमेंडेबल बात है। और कमेंडेबल बात है भाई इसके डिस्प्ले के ऊपर भी एक भी स्क्रैच देखने को नहीं मिला, मतलब इसके अंदर वही सेम लास्ट ईयर का आर्मर 2 प्रोटेक्शन वाला ग्लास देखने को मिलता है कॉर्निंग की तरफ से। लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ तो भी इन लोग ने करा है, मैंने जेरी रिग एवरीथिंग की भी वीडियो देखी तो ये भी
भी सेम लेवल की स्क्रैच प्रोटेक्शन देता है जैसा आईफोन के अंदर है, जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीज है। तो मेरे को अच्छा लगा भाई, मतलब बिना स्क्रीन गार्ड के यूज कर सकते हो आप लोग। एंड इसकी जो सिरामिक बोल रहा हूँ, इसके ऊपर जो एंटी रिफ्लेक्शन वाली कोटिंग रहती है ना, वो S25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम हुई है। अब S24 अल्ट्रा मेरे पास जो है, मैं बिना स्क्रीन गार्ड के उसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो उसकी कोटिंग थोड़ी निकलने लगी है एंड उसके ऊपर फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा आता है। आई थिंक उसको सॉल्व करने के लिए इसकी कोटिंग को कम किया गया है या फिर इस कोटिंग को हार्ड किया गया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मैं ऐसा अपना अंदाजा लगा रहा हूँ। बट डेफिनेटली कोटिंग तो हल्की हुई है। बाकी कोटिंग के बाद में ओवरऑल यूज की फील की बात करूं तो उसमें मेरे को कोई इशू नहीं है। लुक की बात करूं तो भाई दूर से कोई भी देखेगा तो वो समझ जाएगा भाई एस सीरीज का फोन है, लेकिन ये नहीं समझ पाएगा कि 22 अल्ट्रा है, 23 अल्ट्रा है, 24 अल्ट्रा है, 25 अल्ट्रा है, 26 अल्ट्रा है। ये गाना गाने का मेरे को कोई शौक नहीं है, लेकिन वो सच में ऐसा ही सीन है भाई। 5 साल से सेम टू सेम फोन दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर इन लोग ने ये अलग से कैमरा प्लेटो, कैमरा आइलैंड बोल लो, वो दिया है, तो बहुत ज्यादा जो फोन की दुनिया में ज्यादा बिजी रहते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि भाई आपके पास S26 अल्ट्रा है। लेकिन ओवरऑल ठीक है, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। दिखने में पुराना है बट वो ये ना क्लासिक टाइप की चीजें हैं, तो ज्यादा पुराना भी नहीं दिखता और ज्यादा ऐसा खराब भी नहीं दिखता, ठीक है। खैर सामने की साइड में बढ़ोगे तो आपको वही 6.9 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है। बेजल्स वगैरह कम है बट फिर भी आईफोन से कम नहीं है। आईफोन के बेजल और भी ज्यादा पतले हैं, इसके बेजल्स भी पतले हैं, कोई इशू नहीं होता। 120 रिफ्रेश रेट है, 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, आउटडोर विजिबिलिटी एक्सेलेंट है भाई, जबरदस्त विजिबिलिटी। ब्राइटनेस में मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिला। एंड इसके अंदर इन लोगों ने जो वेपर चेंबर वगैरह डाला है वो बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है, क्योंकि जब मैंने 4K में वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आउटडोर में फोन्स को रखा था, आईफोन को भी रखा था एंड इसको भी रखा था, तो वहां पर ये कंसिस्टेंटली आईफोन से ज्यादा ब्राइट रह रहा था। तो ये चीज काफी जबरदस्त है। एंड दूसरी चीज ये भी है कि 1 से 2 डिग्री ज्यादा गर्म भी रह रहा था, तो ये बेनिफिट भी है एंड उसका नुकसान भी है। मतलब एक दिन बहुत ज्यादा धूप थी, ऑलमोस्ट 55 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा था फोन का टेम्परेचर। आउटडोर टेम्परेचर वाज अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस एंड एकदम धूप में मैं इसको टेस्ट कर रहा था। एंड उस धूप में मैं भाई 3 मिनट के अंदर ही इसने अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर दी। वहीं आईफोन जो है मेरे ख्याल से 6-7 मिनट तक गया था, लेकिन दोनों फोन का टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस टच हो गए थे। सो डेफिनेटली आईफोन का जो सिस्टम है वो अपना ब्राइटनेस को कम कर देता है, लेकिन रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू रखता है। ये ब्राइटनेस को कम नहीं करता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम धूप है जब, तो रिकॉर्डिंग बंद कर देगा, इतना आप लोग समझ लो। खैर डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले इज फैंटास्टिक। इसके अंदर एक जो बहुत बड़ा इनोवेटिव फीचर है उसके बारे में बात करता हूं, लेकिन उसके पहले बता दूं कंटेंट कंजम्पशन टॉप टियर भाई, बहुत अच्छा दिखता है। कलर्स, कॉन्ट्रास्ट डेफिनेटली फ्लैगशिप लेवल। बट इसके अंदर जो प्राइवेसी डिस्प्ले है उसकी वजह से ये फोन का डिस्प्ले S25 अल्ट्रा के डिस्प्ले के जितना भी अच्छा फील नहीं होता है। क्यों नहीं फील होता है? क्योंकि इसके अंदर एक नया हार्डवेयर बेस्ड फीचर सैमसंग ने लेकर आया है जिसका नाम है प्राइवेसी डिस्प्ले। आई नो आपने बहुत ज्यादा सुन लिया होगा। उससे होता यह है कि एक बार प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन करोगे तो साइड वाले को कम दिखाई देगा, ऊपर से नीचे से चारों तरफ से दिखाई देना कम हो जाता है। इतना आप लोग समझ लो, डेफिनेटली उसका फायदा है। अगर आपने मैक्सिमम प्राइवेसी बंद करके रखी है नॉर्मल प्राइवेसी मोड पे, साइड वाले को ब्राइटनेस कम दिखेगी आपके मुकाबले, इतना आप लोग समझ लो, लेकिन उसको दिखाई देगा, इतना समझ लो। लेकिन जब आपने मैक्सिमम प्राइवेसी मोड ऑन कर लिया ना, तो भाई वो आईपीएस से भी बुरा हो जाता है, बहुत ही खराब दिखता है भाई डिस्प्ले। मतलब डेफिनेटली वो जो ब्लैक लेवल है एकदम गायब हो जाता है। अब ये चीज काम कैसे करते अगर मैं सिंपली बताऊं तो 2 टाइप के अलग अलग इन लोग ने पिक्सल यूज करे हैं। एक पिक्सल है नैरो बीम वाला, मतलब वो सिर्फ सामने ही लाइट फेंकता है, एक पिक्सल चारों साइड में लाइट फेंकता है, इतना आप लोग समझ लो। और उन दोनों को साइड बाय साइड स्टैक करके रखा है सैमसंग ने डिस्प्ले के अंदर, ठीक है। ये सैमसंग का डिस्प्ले है विदाउट प्राइवेसी डिस्प्ले। नाउ प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन करता हूँ, आधे पिक्सल ऑफ हो गए, देखे ये आधे पिक्सल ऑफ हो गए, तो शार्पनेस देखो कितना जबरदस्त ड्रॉप होता है, ठीक है। नाउ प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन करने के बाद में जो मैक्सिमम प्राइवेसी अगर वो ऑन करूँ, ये देखा, ये देखो जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसके बीच बीच के जो पिक्सल्स है वो व्हाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लैक है पूरे ग्रे दिखता है, एकदम वॉश्ड आउट इमेज दिखती है। अब ऐसा समझ लो, लेकिन उसका वही नुकसान है कि भाई उसका जो कलर है, सैचुरेशन है, वो आईपीएस से भी बुरा हो जाता है भाई, बहुत ही ज्यादा वॉश्ड आउट, एकदम व्हाइटिश इमेज हो जाती है। बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह बताऊं, क्योंकि जब आप ऐसे इमरजेंसी में कुछ चीज देखना चाह रहे हो एंड आपको साइड वाले को नहीं दिखाना है, ठीक है, आईपीएस से बुरी डिस्प्ले से काम चल जाता है, कोई इशू नहीं होता भाई। मतलब ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज जायज है, मेरे को कोई इशू नहीं लगा। एंड लास्ट टाइम पे मैंने इस पर्टिकुलर फीचर को भी क्रिटिसाइज कर दिया था कि भाई इससे डिस्प्ले की क्वालिटी गिर जाती है, लेकिन जब मैंने रियल लाइफ में यूज करा, आई रियलाइज कि भाई उसमें मेरी गलती थी, क्योंकि एक्चुअली में जेन्युइनली एक तगड़ा वाला इनोवेशन है सैमसंग के पार्ट पे। एंड ये चीज को मैंने इनोवेशन बोल के ऐसा साइड में कर दिया था। इसको प्रॉपरली, मतलब अगर कोई नया चीज हो रहा है मार्केट में तो उसको, नए चीज को डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड डेफिनेटली भाई दमदार चीज है, दमदार फीचर है, बट अगेन उतना हाइप तो डिजर्व नहीं करता है, इतना याद रखो, ठीक है। तो जैसा भी है मैंने आपको
बता दिया। ओवरऑल बताऊं, अगर आपको प्राइवेसी डिस्प्ले का जो फीचर है वो नहीं चाहिए ना, तो भाई ये डिस्प्ले कॉम्प्रोमाइज्ड फील होता है अगर मैं कंपेयर करता हूं प्रीवियस डिस्प्लेस के। मतलब साइड व्यू जो व्यूइंग एंगल्स है, अगर प्राइवेसी मोड ऑफ भी रहता है तो भी साइड से व्यूइंग एंगल्स खराब दिखते हैं एंड सामने से भी डिस्प्ले थोड़ी सी कम शार्प दिखती है, तो वो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा? अगर आप एक टेक लवर इंसान हो, बहुत ज्यादा टेक में घुसे रहते हो, पिक्सल पीप करते हो, बहुत नजदीक से फोन्स को देखते हो, आपको 120 एंड 60 हर्ट्ज में डिफरेंस समझ में आता है, मतलब वो लेवल के इंसान हो कि आपको ये छोटी छोटी चीजें दिखती हैं, तो आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अगर आपको वो सारी चीजें नहीं दिखती है भाई, आप आईपीएस एंड एमोलेड डिस्प्ले में फर्क नहीं बता पाते हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई। आप बिंदास यूज करो, आपको मजा आएगा। खैर, अब परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर अगेन भाई स्नैपड्रैगन का सबसे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सबसे पावरफुल चिप स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 देखने को मिल जाता है। अब ये जो चिप है भाई एक्सट्रीमली पावरफुल है। इसका सिंगल कोर स्कोर मैच करता है एप्पल के जो A19 Pro है उसके लेवल का, मतलब उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन मल्टी कोर स्कोर एप्पल के स्कोर से भी ज्यादा है। बहुत ही इंसेन लेवल है। तो डेली लाइफ में तो भाई इसको चलाने में जो फील आएगा ना वो एकदम ही आतंक है। मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट चलता है फोन और एकदम स्मूथ चलता है। आपको कभी ऐसा जिटरीनेस, लैगीनेस ये सब फील नहीं होगा भाई, बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इतना समझ लो, ठीक है। और इसके एनिमेशंस भी काफी खूबसूरत है, अच्छे से एनिमेट होता है, कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। बट इज इट लाइक सिग्निफिकेंट अपग्रेड ओवर S25 Ultra? आई वुड से नो भाई। इतना ज्यादा कोई मतलब आपको साइड बाय साइड फर्क ही नहीं फील होगा, इतना आप लोग समझ लो। लेकिन वो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली फायदा देता है। तो डेली लाइफ में इतना समझ लो कि भाई लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको ऑलमोस्ट मिलेगा। बहुत ही ज्यादा फास्ट चलता है फोन, कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। स्मूथनेस जबरदस्त है, मल्टीटास्किंग भी बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, इसमें भी कोई इशू नहीं होता है। मैंने मल्टीपल बेंचमार्क वगैरह करके देखा, बहुत सारी चीजें करके देखी, तो ओवरऑल भाई आपको परफॉर्मेंस में कोई कमी फील नहीं होगी डेली लाइफ में। लेकिन जब आप कोई बड़ा काम करते हो, BGMI हो गया, जेंशिन इम्पैक्ट हो गया या वुदरिंग वेव्स हो गया, जैसे गेम्स को खेलना है, तो उन गेम का जो भी स्टैट्स है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं भाई। डेफिनेटली एंड्रॉइड की दुनिया में वन ऑफ दी बेस्ट गेमिंग फोन तो मैं बोलूंगा इसको। दी बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, उसमें फिर आपको आईक्यू वगैरह की तरफ जाना पड़ेगा। उनका जो ऑप्टिमाइजेशन होता है गेमिंग का वो थोड़ा ज्यादा बेटर होता है एंड उनका जो हीट मैनेजमेंट भी थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता है। लेकिन ये भी बुरा नहीं है भाई, डेफिनेटली टॉप में है। तो अगर आपको गेम्स खेलना भी है तो भी गेम्स वगैरह आप लोग इसके अंदर खेल सकते हो। इवन जो AAA टाइटल्स है उनको भी आराम से इसके अंदर आप लोग खेल सकते हो, हालांकि फोन गर्म होगा, इतना याद रखना। तो ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस को यहां पर कंक्लूड करूं तो भाई डेली लाइफ में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिलता। इशू थोड़े से सॉफ्टवेयर में है, उसके बारे में बताऊंगा। खैर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो उसके अंदर One UI 8.5 देखने को मिलता है एंड्रॉइड 16 के ऊपर। भाई एनिमेशंस आर वेरी वेरी फास्ट एंड द सॉफ्टवेयर इज एक्सट्रीमली फीचर रिच एंड स्टेबिलिटी के तो क्या ही कहने भाई। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल सॉफ्टवेयर है भाई। हालांकि कुछ कमियां भी हैं इसके अंदर, मतलब सैमसंग का फोन अभी देखो नया नया है तो एक ही महीना हुआ है, तो मैंने थोड़े बहुत माइनर बग्स नोटिस किए थे। लेकिन आई थिंक 2-4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले के आसपास की बात है, मेरे को एक बड़ा अपडेट इसके अंदर देखने को मिला था। जैसे वो अपडेट आया उसके बाद जो माइनर बग्स थे वो भी फिक्स हो गए। लेकिन एक चीज मेरे को भी प्रॉब्लमेटिक लगती है, जैसे मैं स्पीड टेस्ट कर रहा था आईफोन एंड सैमसंग के अंदर, जब मैंने दोनों को रीस्टार्ट किया तो रीस्टार्ट करने के तुरंत बाद सैमसंग वाला फोन लैग करने लगता है। आईफोन लैग नहीं करता है, लेकिन वो मतलब उसको स्टार्ट होने में, अपना सिस्टम को प्रॉपरली स्टार्ट करने में 1-8 मिनट लग जाता है। 1 मिनट बाद एकदम स्मूथ हो जाते हैं दोनों फोन, ठीक है। लेकिन आईफोन शुरू होते ही एकदम स्मूथ रहता है। लेकिन जो मैंने नोटिस किया मैं आपको बता रहा हूं। ऑफ कोर्स भाई इतने सारे फीचर्स हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इसके वजह से डेफिनेटली थोड़ा बहुत लैग्स वगैरह आपको देखने को मिल सकता है, स्पेशली जब आप फोन को रीस्टार्ट करते हो या फोन की बैटरी एकदम एक्सट्रीमली लो है तो। बाकी ब्लोटवेयर इसके अंदर देखने को मिलते हैं, काफी मिनिमल है और आप उनको इंस्टॉल एंड डिसेबल कर सकते हो। हालांकि इतना महंगा फोन है, ब्लोटवेयर देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन भाई है, वो तो है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। ओवरऑल अगर बताऊं तो सॉफ्टवेयर वाइज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट UI यू कैन गेट इन दिस मार्केट राइट नाउ। बट गाइस बात करूं स्मूथनेस की तो 2026 के स्टार्टिंग में या फिर 2025 के एंड तक के भाई इस फोन के आसपास भी कोई नहीं था। मतलब सैमसंग के फोन्स के आसपास भी कोई नहीं था। इवन iOS की जो स्मूथनेस थी वो भी सैमसंग से कम थी, जो कि काफी सरप्राइजिंग है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो ऑक्सीजन OS है या फिर आप कहो कलर OS है, इन लोग ने जो लेवल का अपने आप को इंप्रूव करा भाई, उनकी जो स्मूथनेस है आज के टाइम से सैमसंग से ज्यादा बेटर फील होती है इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, व्हिच इज क्रेजी भाई। सोचो चाइनीज फोन इतने ज्यादा लेवल पे आगे बढ़ गए हैं, बट जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये भी बुरा नहीं है भाई, बहुत ज्यादा स्मूथ है, इतना आप लोग समझ लो भाई। हाँ, अब बात करेंगे AI की। भाई इसके अंदर दुनिया भर के AI फीचर्स हैं, मतलब कुछ फीचर्स काफी यूजफुल है, कुछ फीचर्स
हैवी है और कुछ तो लिटरली गिमिक्स है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं पता है? अब जैसे इन लोग का जो गैलरी ऐप है उसके अंदर आप लोग ना अपने कपड़े का जो कलर है उसको चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो सिर्फ टाइप करके। जेनरेटिव एआई वाला जो मजा है, जैसे आप लोग गूगल जेमिनी पे कोई भी प्रॉम्प्ट डाल के फोटो एडिट कर सकते थे, वैसे टाइप का है। मतलब गैलरी के अंदर ही यहाँ पर आप जब जाओगे तो इधर एक क्रिएट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। कुछ भी आपको चेंज करना है, जैसे मैं इधर बोलता हूँ इसको कि चेंज माय शर्ट टू नियॉन हुडी। अब मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ, खाली इतना सा मैंने लिखा है, ठीक है। अभी देखो, देखा आपने तो कैसा इसने पूरा चेंज कर दिया। तो डेफिनेटली यूजफुल तो है। एंड इवन एक और बताऊं तो मैंने एक ऐसा डे का फोटो था, उसको मैंने बोला कि भाई कन्वर्ट द बैकग्राउंड टू नाइट एंड उसके अकॉर्डिंगली जो फेस वगैरह की लाइट है उसको भी मैनेज करना, तो उसने भी बहुत अच्छे से किया। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, बहुत प्रैक्टिकल भी है, कभी कभार काम भी आता है। अब जैसे नाउ नज का फीचर हो गया, अब वो इसके स्टॉक कीबोर्ड में यूज होता है। इसका स्टॉक कीबोर्ड भाई बहुत ही बेकार है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। उसके वजह से मैं जी बोर्ड यूज करता हूँ एंड जी बोर्ड यूज करने की वजह से बहुत सारे फीचर्स से मेरे को हाथ धोना पड़ता है। जैसे इनके कीबोर्ड के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक करेक्शन है और बहुत सारी चीजें हैं, समराइजेशन, बहुत सारे फीचर्स इनके कीबोर्ड में मिलते हैं जो मेरे को नहीं यूज कर सकता मैं, क्योंकि मैं जी बोर्ड यूज करता हूं। अब जी बोर्ड यूज करने की वजह से नाउ नज जैसे फीचर भी मेरे को नहीं मिले। एंड मैंने जितना देखा है भाई, नाउ नज तो बहुत ही कम काम करता है, तो वो भी एक काइंड ऑफ गिमिक ही है। बाकी नाउ बार एंड ये सारी चीजें भी मेरे को इतना कुछ यूजफुल नहीं लगी। सो इसके अंदर जो बहुत सारे एआई फीचर्स हैं वो यूजफुल भी हैं, लेकिन बहुत सारे एआई फीचर्स काफी ज्यादा यूजलेस है। जैसे कॉल असिस्ट, वेरी यूजफुल फीचर। जब कोई भी बंदा रैंडम अननोन नंबर से कॉल आता है तो डायरेक्टली मेरा असिस्टेंट कॉल उठाता है, बट उसमें लोगों को गुस्सा भी आता है। भाई मेरे मामा का कॉल आया, बोलते हैं कि आजकल मतलब तुझे फोन करूंगा तो तुझे बताना पड़ेगा तेरे एआई को कि क्यों फोन कर रहा हूँ, क्या करने फोन कर रहा हूँ। असल में मेरे मामा ने दूसरे के नंबर से फोन किया था, तो गड़बड़ हो गया। खैर जो भी है, इंटरप्रेटर है, काफी यूजफुल है। नोट असिस्ट, ट्रांसलेट असिस्ट, ये सारी चीजें फीचर्स काफी यूजफुल है, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स इतने कुछ खास यूजफुल नहीं है। तो जो है मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे कैमरास की। देखो 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, अगेन सेम सेंसर फ्रॉम ऑलमोस्ट 5 इयर्स, तो कुछ मेजर अपग्रेड नहीं है। जो अल्ट्रा वाइड है 50 मेगापिक्सल का, जबरदस्त फोटोज लेता है। जो 5x वाला लेंस है वो भी जबरदस्त है भाई। एंड इस बार इन लोगों ने बहुत बड़ा चेंज करा है 5x वाले लेंस में। पहले 5x वाला जो लेंस है, जो सेंसर होता है वो लेंस के नीचे रहने रहता था, क्योंकि 5x जूम कैपेबिलिटी चाहिए रहती थी, तो उसको साइड में रखते थे एंड मिरर्स एंड बहुत सारे लेंसेज बीच में रखते थे, तो उसके वजह से बहुत बड़ा उसका सिस्टम बैठता था। अभी इन लोग ने बहुत सारी चीजों को चेंज करा है, कौन सा तो प्रिज्म, पता नहीं क्या क्या तो टेक्नोलॉजी यूज करी है इसमें, जिसकी वजह से लेंस जो है उसके जस्ट पीछे ही सेंसर को रखा है। एंड इससे ज्यादा बेनिफिट हो जाता है भाई, थोड़ा क्वालिटी वगैरह बढ़ जाती है, तो ठीक है, अच्छी चीज है। इवन जो उसका लेंस है मेन सेंसर का एंड 5x वाले का, इसका अपर्चर इन लोग ने बढ़ाया है, जिसकी वजह से लो लाइट में क्वालिटी बढ़ गई है फोटो की। अब देखो डे लाइट में अगेन शार्प है, लेकिन फोटोज आपको ओवरली शार्प दिखेंगे बहुत सारे फोटोज में। जैसे ये पोर्ट्रेट फोटो दिखा रहा हूं तो उसको पीछे जो आप लोग लाइट के केबल दिख रहे हो बड़े बड़े, उसके अंदर एक काइंड ऑफ हेलो दिख रहा है ना, तो वैसे टाइप का थोड़ा सा ओवरली शार्पनेस एंड ओवर प्रोसेसिंग का फोटो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि एज डिटेक्शन हो गया, ये सारी चीजें काफी अच्छी है। स्किन टोन काफी अच्छी निकल कर आती है। अल्ट्रा वाइड की फोटो भाई फैंटास्टिक निकालता है। अल्ट्रा वाइड की फोटो बहुत अच्छी है भाई। इसकी जो मेन कैमरा है उसकी फोटोज भी काफी अच्छी निकल कर आती है, चाहे डे लाइट हो चाहे लो लाइट हो। इवन अल्ट्रा वाइड की लो लाइट फोटोज भी काफी अच्छी निकालता है। इवन जो 5x वाला कैमरा है वो भी काफी अच्छा है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। एंड 3x वाले कैमरे को तो भाई बुरे सपने की तरह भूल जाओ, बहुत ही बेकार फोटोज निकालता है, वो कुछ काम का नहीं है 3x वाला कैमरा। लेकिन फ्रंट फेसिंग कैमरा इज वेरी गुड, काफी अच्छी फोटोज निकालता है। 12 मेगापिक्सल है, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई इस बार एप्पल को कॉपी हर जगह करना ही है, तो इस बार वो जो स्क्वायर वाला सेंसर था वैसा कुछ दे देते हैं इसमें, लेकिन उन लोग ने वैसा कुछ नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी फ्रंट फेसिंग कैमरा इज वेरी नाइस, कोई इशू नहीं होता है, अच्छी फोटोज निकालता है। लेकिन अगेन वो थोड़ी सी ओवर शार्प आपको देखने को लगेगी, ऐसा लगेगा कि भाई फोन से ओवरली प्रोसेस्ड फोटो निकाल रहा है, बट वो चीज 95% लोगों को बहुत पसंद आती है भाई, समझ रहे हो। कुछ लोग जैसे कैमरा वगैरह यूज करते हैं, थोड़ा उनको टेक्निकल नो हाउ मालूम है, थोड़ी चीजें ज्यादा मालूम है, उनको ऐसा लग सकता है कि भाई ओवरली शार्प है, समझ रहे हो। बट अगेन वो 5% को खुश करने के लिए 95% जनता को नाराज नहीं किया जा सकता ना, आप लोग समझ सकते हो ना ये चीज है। खैर वीडियो की बात करूं तो यहां पर भी सैमसंग ने जबरदस्त काम किया है। वन ऑफ द बेस्ट फोन है एंड्रॉइड की दुनिया में वीडियो के मामले में भाई, बहुत ही अच्छी स्टेबलाइजेशन है, टॉप टियर है स्टेबलाइजेशन के मामले में। कलर कंसिस्टेंसी हो गया, ओवरऑल वीडियो की कंसिस्टेंसी हो गई, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है एंड क्वालिटी बहुत अच्छी निकल कर आती है। डेफिनेटली मच बेटर देन एनी एंड्रॉइड फोन राइट नाउ, बट आई वुड स्टिल, अगर मेरे को थोड़ा सा ज्यादा वीडियो का काम है, अगर मेरे को फैमिली वीडियो नहीं बनानी है, टाइम पास नहीं करना है, वो सब में तो भाई मोर देन इनफ है ये। सिर्फ अपनी फैमिली वीडियो, कुछ काम की वीडियो बनानी है या फिर ऐसी छोटी मोटी काम करनी है तो ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा भी इंक्लाइंड हूं टुवर्ड्स वीडियो प्रोडक्शन और टुवर्ड्स कंटेंट क्रिएशन, भाई बिल्कुल भी कहीं पे भी आंख मत डालो, सिर्फ और सिर्फ आईफोन की तरफ जाना। वीडियो प्रोडक्शन में स्टिल वो बाप है, लेकिन एज अ फोन वो अच्छा नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। ओवरऑल देखा जाए तो वो अच्छे कैमराज हैं जो नॉर्मल
नॉर्मल लोग हैं जिनको वीडियोस नहीं क्रिएट करनी है प्रोफेशनली, उनके लिए भाई ये फोन मोर देन इनफ है, कोई इशू नहीं होता। हालांकि बहुत सारी चीजें करनी चाहिए थी, जैसे चाइनीज फोन्स है उनकी फोटो क्वालिटी मच मच बेटर है। Xiaomi 17 अल्ट्रा वगैरह का फोटोज देख लो, दिमाग खराब हो जाता है भाई। तो डेफिनेटली उनका लेवल तो नहीं मैच कर पाता है, लेकिन बुरा भी नहीं है, काम चल जाएगा। बात करूं बैटरी की, तो यहां पर भाई मैं सबसे ज्यादा नाखुश हूं इस फोन को लेकर। भाई 5000 mAh की बैटरी है यार, नहीं मजा नहीं आया, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया भाई। बैटरी लाइफ इज, देखो स्टैंड बाय टाइम बहुत अच्छा है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, लेकिन बैटरी लाइफ ना भाई। एक दिन की कंफर्टेबल बैटरी लाइफ इतना आप लोग समझ लो। एंड आज की डेट में एक दिन की कंफर्टेबल बैटरी लाइफ इज लाइक, अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा हैवी यूज कर दिया, शाम तक मेरे को चार्ज करना पड़ सकता है। डेफिनेटली भाई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है अगर मैं कंपेयर करता हूं विद एनी सिलिकॉन कार्बन बैटरी वाले फोन्स, ठीक है, जिसमें 7500 mAh की बैटरी है। मतलब कोई कितना भी मैं कोशिश कर दूं, एक दिन में उनको मैं मार नहीं सकता। ये फोन एक दिन में मर जाता है भाई। तो आप लोग समझ लो अगर आप लोग बहुत हैवी यूज करते हो। मेरे यूसेज में मैं यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम एंड आपको मेरा यूसेज दिखा रहा हूँ। जब 5G यूज करता हूँ तो मेरे को 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। जब 5G नहीं यूज करता हूँ, मोस्टली वाईफाई यूज करता हूँ, तो मेरे को स्क्रीन ऑन टाइम काफी अच्छा देखने को मिलता है। 9 आवर हो गया, 9 आवर 70 मिनट। जब 5G यूज किया 7 आवर 45 मिनट, 7 आवर 13 मिनट्स अगेन 5G था। देन 8 आवर 24 मिनट ये वाईफाई एंड 5G मिक्स था। देन 8 आवर 17 मिनट्स, ठीक है, 8 आवर 35 मिनट्स। जब एकदम 100% 5G पे बहुत ज्यादा वेले वाला काम किया, सिर्फ यूट्यूब इंस्टाग्राम चलाया, तो भाई 11 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, जो कि काफी क्रेजी बात है भाई। 9 आवर 4 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। तो इतना आप लोग समझ लो कि भाई अगर मैं जैसे यूज करता हूं जिसमें मैं ज्यादा गेम नहीं खेलता, बहुत ज्यादा कैमरा भी नहीं यूज करता हूं, एंड वो टाइम पे ये फोन मेरे को 9 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम निकालने की कैपेबिलिटी देता है। बट अगर जैसे मैं बहुत ज्यादा हैवी यूज करूंगा तो नहीं भाई, तो फिर 7 घंटा मैक्सिमम, इतना आप लोग समझ लो। एंड कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, अगर मैं बहुत ज्यादा हैवी फोन को यूज करता हूं तो ये फोन मेरे को 8 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता है 17 Pro Max, इसके कंपैरिजन में जो 7 से 8 घंटा देता है। मतलब ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादा मिलता है। ओवरऑल मेरे को इसकी बैटरी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन मेरे को इसका फास्ट चार्जिंग बहुत अच्छा लगा। इस बार इन लोग ने 60 वोट का फास्ट चार्जिंग दे दिया। मेरे पास एक चार्जर है, सैमसंग के लैपटॉप का ही चार्जर है, PD PPS सब कुछ सपोर्ट करता भाई। जब इसमें कनेक्ट करता हूं तो ये फास्ट चार्जिंग 3.0 लिखा था, और क्या ही लेवल पे स्पीड में फास्ट चार्ज करता भाई इस फोन को। 1 घंटा भी नहीं लगता फुल चार्ज होने में, हालांकि 1 घंटा बहुत ज्यादा बड़ा टाइम होता है, लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा फास्ट चार्ज करता है। एंड 15 मिनट के अंदर ही भाई फोन जो है 55% पे चार्ज हो गया, 12% से 15 मिनट के अंदर, जो कि बहुत फास्ट माना जाएगा मेरे साथ। तो बहुत ज्यादा फास्ट है, कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब आधे घंटे में ये ऑलमोस्ट 75-80% के आसपास चार्ज हो जाता है, जो कि काफी तगड़ा है। तो चार्जिंग स्पीड अच्छी है, इतना मैं मानूंगा भाई। लेकिन अगर वो थोड़ा सा हायर क्वालिटी वाला चार्जर आपको लगेगा, और जो वायरलेस चार्जिंग है उसकी भी स्पीड बढ़ा दी है भाई। अभी C 2.2 वाला सपोर्ट इसके अंदर आ गया है, तो मतलब 25 वॉट से आप लोग इसको वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हो। लेकिन भाई मैग्नेट नहीं दिया, कितना बड़ा सर दर्द है। आप लोग सोचो, मैग्नेट अगर दे देता है सैमसंग वाला तो कितना मस्त हो जाता। अभी मेरे को स्पीजन का ऑलमोस्ट 1600 रुपए का, 1600 भी नहीं 1700 रुपए का कवर देना पड़ा है सिर्फ मैग्नेट के लिए, क्योंकि मैं वो मैगसेफ वाला एक्सेसरी काफी यूज करता हूँ। इरिटेटिंग है, लेकिन मैगसेफ लगाने के बाद में भी ना इसका जो कैमरा बम्प है वो कोई चीजों में अड़चन करता है, बहुत सारी चीजों में डायरेक्टली ये सपोर्ट नहीं करता, इतना आप लोग समझ लो। मतलब एक कैमरा जो है अटक जाता है बीच में। अगर आपको वॉलेट वगैरह एप्पल का जो आता है वो सब सपोर्ट करना है तो नहीं अच्छे से करता है चीजें, नहीं अच्छे से नहीं करता, इतना याद रखो। खैर, अब स्पीकर्स की बात करूं तो भाई स्पीकर्स में तगड़ा इंप्रूवमेंट है भाई। स्पीकर को इन लोग ने अच्छा कर दिया है। मतलब S25 अल्ट्रा का भी स्पीकर अच्छा था, इसका भी काफी अच्छा है। ये इवन लाउड फील होता है आईफोन के कंपैरिजन में, क्लियर भी है, और लाउड होने के साथ में कोई ऐसा डिस्टॉर्शन वगैरह भी देखने को नहीं मिला, तो ये चीज अच्छा है। स्टीरियो सेपरेशन भी बहुत अच्छा है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। हालांकि मैं बेस एंड फुलनेस की बात करूं तो वहां पर आईफोन के स्पीकर थोड़ा सा ज्यादा बेटर क्वालिटी ऑफर करते हैं, लेकिन इसके स्पीकर काफी लाउड होने के साथ में अच्छा बेस, अच्छा फुलनेस देते हैं, तो कोई इशू नहीं होता भाई। वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर है फॉर श्योर, इतना आप लोग समझ लो, कोई इशू नहीं होता। हैप्टिक्स की बात करूं तो वो भी काफी टाइट है, काफी अच्छा है, वाइब्रेशन मोटर वगैरह, लेकिन अगेन आईफोन के कंपैरिजन में, पिक्सेल्स के कंपैरिजन में इसके हैप्टिक्स थोड़े से कमजोर लग जाते हैं भाई। अच्छा, एक बहुत अंडररेटेड फीचर है, वो है भाई इसका S Pen। मुझे पर्सनली काफी पसंद है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाता हूं, लेकिन जब काम आता है तो बहुत ज्यादा काम आता है भाई। यूनिक चीज है, मार्केट में कोई दूसरे फोन में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलती, एंड बहुत सारे बिजनेस वाले लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं भाई। जैसे मैंने लास्ट टाइम अपने मामा के लिए S25 अल्ट्रा मंगाया था, वो उस फोन का S Pen इतना ज्यादा यूज करते हैं कि हद नहीं है भाई। मतलब उनके पास पहले Note 9 था, Note 9 से उन्होंने अपग्रेड करा S25 अल्ट्रा पर। सोचो कितना बड़ा अपग्रेड फील हुआ रहेगा उनको, लेकिन उनका सबसे बड़ा क्राइटेरिया था फोन बाय करने का था वो S Pen, सोचो। एंड इस बार भी S Pen है, अगेन वो जो ब्लूटूथ वाले फीचर्स था वो तो नहीं देखने को मिलता है। एंड इस बार एक और कमी है भाई कि S Pen को उल्टा डालता हूँ अच्छे से जाता नहीं, हालांकि अंदर चले आता है, लेकिन यहाँ से
एस पेन थोड़ा सा एक्सपोज रहता है, अगर देखो ऐसा थोड़ा सा बाहर ही रहता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। एस पेन है कम से कम, अच्छी चीज है भाई, कोई इशू नहीं होता। अच्छा, नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करूं, सबसे पहले कॉल क्वालिटी की बात करूं तो भाई क्लियर क्वालिटी का कॉल आप इससे कर सकते हो भाई, कोई मेरे को मेजर कॉल ड्रॉप्स वगैरह नोटिस नहीं हुए। 5G वगैरह स्टेबल है, इंडोर आउटडोर में भी कोई इशू नहीं होता। जब मैं धूप में गया था इस फोन को चेक करने के लिए, आईफोन को भी लेके गया था, मैं दोनों के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, धूप में एकदम तगड़ा गर्म कर रहा था फोन को। जब फोन गर्म हुआ तो ये फोन 5G से 4G पे शिफ्ट हो गया। आईफोन 5G पे ही था, जो कि काफी जबरदस्त है, मतलब आईफोन तगड़ा इंप्रूव करा है अपने आप को। लेकिन जब ये वापस से 5G पे शिफ्ट हुआ थोड़ा ठंडा होने के बाद में, तो 5G की स्पीड आईफोन से भी ज्यादा बेटर है इसकी, सोचो। एंड Wi-Fi 7 का भी सपोर्ट है, जो काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है फ्यूचर में जाकर। अभी के टाइम पे Wi-Fi 7 के राउटर्स मेरे को मालूम है बहुत ही कम लोग के पास होंगे, लेकिन जिसको Wi-Fi 7 का काम है भाई, उसके लिए जबरदस्त है, क्योंकि बैंडविड्थ वगैरह बहुत तगड़ी इसके अंदर निकल कर आती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। जीपीएस वगैरह काफी एक्यूरेट है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ओवरऑल रिलायबल है, नेटवर्क वाइज कोई इशू नहीं होता। अच्छा, एक फीचर मैंने बताना भूल गया, जो इसका कॉलिंग क्वालिटी है, मतलब सामने वाले को बहुत कम आवाज जाती है। अगर आप इको वाले रूम में हो तो भी सामने वाले को फील नहीं होता कि भाई आप इको वाले रूम में हो, इको भी कम कर देता है। अगर आप इसके इनबिल्ट माइक्रोफोन से कॉल लेते हो, ईयरफोन पे लोगे तो उतना अच्छा नहीं जाएगा, तो सही चीज है भाई। जो वॉइस फोकस वाला फीचर है वो अच्छा है। बाकी वॉइस फोकस वाला जो इसके अंदर फीचर आया है वो यूट्यूब पे भी काम करता है भाई। मतलब अगर मैं यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो देख रहा हूँ जिसके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी का व्लॉग देख रहा हूँ जिसके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज है, बहुत विंड नॉइज आ रहा है, उसकी आवाज क्लियरली मेरे को सुनाई नहीं दे रही है, तो यूट्यूब पे ऐसा फीचर है कि मतलब मैं स्वाइप डाउन करूंगा एंड उसका जो क्लियर वॉइस वाला फीचर है उसको ऑन कर दूंगा। जैसे देखो यहां से मैंने स्वाइप डाउन किया, ये जो ऑडियो इरेजर वाला फीचर है इसको ऑन कर दूंगा, वॉइस फोकस पे क्लिक कर दूंगा ना, तो भाई बैकग्राउंड की आवाज वगैरह सब गायब हो जाती है, सिर्फ सामने वाला जो बोल रहा है वीडियो के अंदर वो ही सुनाई देता है। और ये चीज काफी मस्त है भाई, ये चीज काफी यूजफुल हो सकती है, बहुत सारे टाइम पे बहुत काम आती है। खैर, अब अगर बात करूं सिक्योरिटी की, तो इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है एंड ये अल्ट्रासोनिक वाला है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप लोग ग्लास वगैरह लगाओगे इसके ऊपर अच्छे से काम नहीं करेगा, तो प्लास्टिक वाला स्क्रीन गार्ड लगा लेना, वही ज्यादा बेटर है। लेकिन भाई फिंगरप्रिंट स्कैनर इज वेरी वेरी फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्सट्रीमली एक्यूरेट, इवन जब हाथ आपका गीला होता है तो भी। एंड फेस अनलॉक जो है वो कुछ इस तरह से काम करता है, देखो ये इट इज वेरी वेरी फास्ट, बट भाई ये हार्डवेयर लेवल नहीं है, फास्ट है बट बेसिक सिक्योरिटी इतना समझ लो। लेकिन इसके अंदर आपको सैमसंग नॉक्स देखने को मिल जाता है भाई, ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी चिप है इसके अंदर, विच अमेजिंग भाई, जिसकी वजह से भाई बहुत ज्यादा मालवेयर अटैक्स हो गए, बहुत सारी चीजों से ये प्रोटेक्ट करता है आपके फोन को। तो अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप लोग इस फोन को यूज कर सकते हो भाई, बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन है, बहुत तगड़ा सिक्योरिटी है, प्लस सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको अपना कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है तो वो आप लोग अपने सिक्योर फोल्डर में डाल दोगे तो भाई कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये चीज अच्छी है। और अगेन प्राइवेसी के लिए भाई आपको प्राइवेसी डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो पब्लिक में आजू बाजू से कोई देख रहा हो उसको गायब कर सकते हो। और वो जो प्राइवेसी डिस्प्ले वाला फीचर है वो सिक्योरिटी में कैसे यूजफुल है मालूम है, जैसे इसके अंदर कंडीशन वाला ऑप्शन है, अगर वो आप ऑन कर दोगे तो जब आप पिन डालोगे, पासवर्ड डालोगे, तो सिर्फ उस टाइम पे प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन होगा, बाकी टाइम पे प्राइवेसी डिस्प्ले बंद रहेगा, तो बाजू वाले को दिखाई नहीं देगा। एंड उसमें अगर डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ी सी खराब भी हो रही तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एंड एक चीज और बताना भूल गया भाई, 7 साल का सॉफ्टवेयर एंड 7 साल का सिक्योरिटी अपडेट का प्रॉमिस ये देता है भाई, तो लॉन्ग टर्म में सॉफ्टवेयर के ऊपर आप लोग भरोसा कर सकते हो भाई सैमसंग का, उसमें कोई इशू नहीं है। तो सिक्योरिटी वाइज, सॉफ्टवेयर वाइज अच्छा फोन। अब अगर मैं वीडियो को पूरा समराइज करूं, आपको मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं। सबसे पहले मैं कॉन्स की बात करूंगा, तो फोन हैवी है, अनकंफर्टेबल फील होता है। दूसरा कॉन ये है कि भाई डिस्प्ले जो है इसका वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है, मतलब अगर मैं कंपेयर करता हूं, इफ आई एम अ पिक्सल पीपल एंड आई एम पेइंग 1,40,000 रुपीज फॉर अ अल्ट्रा फोन, आई डोंट वांट एनी कॉम्प्रोमाइजेस इन माय फोन। इफ आई कंपेयर इट विद प्रीवियस ईयर फोन, भाई इसका डिस्प्ले का क्वालिटी डेफिनेटली डाउनग्रेड है। बाकी उसके बाद बताऊं तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंटल अपग्रेड लगता है काफी सारी चीजों में, जैसे मेटल में डाउनग्रेड है, ठीक है। बैटरी लाइफ पैथेटिक है भाई, आई मीन पैथेटिक तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बिलो एवरेज है, इतना आप लोग समझ लो भाई। बहुत सारे इसके एआई के फीचर्स बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड है, उतने कुछ काम के नहीं है भाई। एंड प्राइस इज अगेन वेरी वेरी हाई। एंड ओवरऑल बताऊं तो इट डज नॉट फील लाइक अ अनकॉम्प्रोमाइज्ड अल्ट्रा स्मार्टफोन एनीमोर। हाँ, लेकिन इसमें कमियों के साथ में बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, जैसे कैमरा कंसिस्टेंसी एंड्रॉइड की दुनिया में भाई वन ऑफ द बेस्ट है फॉर श्योर, हालांकि दी बेस्ट नहीं है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट फॉर श्योर है। वन यूआई स्मूथनेस डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है भाई, बहुत ही तगड़ा स्मूथ यूआई है, पूरा एकदम लॉक्ड इन यूआई है, जबरदस्त है भाई। रिलायबिलिटी है, मतलब बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, बहुत ही ज्यादा डिपेंडेबल है ये यूआई, तो मजा आता है आपको यूज करने में। उसके बाद एक अच्छी चीज इसके अंदर ये है कि वो है भाई इसकी चार्जिंग स्पीड भाई,
भाई, जो इन लोगों ने 60 वॉट की चार्जिंग स्पीड दी है भाई, चुम्मेश्वरी चीज है, जबरदस्त है, बहुत फास्ट चार्ज करता है फोन को। एंड ऑफ कोर्स आपका जो S Pen है वो वन ऑफ द बेस्ट है भाई, AI फीचर्स दुनिया भर के हैं। इसका जो इनका बिल्ट इन वॉलेट आता है वो भी बहुत कमाल का फीचर है भाई। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है। इसका USB Type-C पोर्ट फास्ट चार्जिंग वाला वो भी तगड़ा है। इसका जो डेक्स है वो भी बहुत जबरदस्त काम करता है। तो ये सारे फीचर्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ओवरऑल। तो अगर मैं सिंपली कंक्लूड करूं तो ये फोन उन लोगों के लिए है जिसको एक अच्छा अनकॉम्प्रोमाइज्ड फोन चाहिए, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि अनकॉम्प्रोमाइज्ड जैसी कोई चीज नहीं होती है भाई। आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा बांध कर रखना है, कंट्रोल में रखना है, एंड उसके बाद आप ये फोन की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़े प्रैक्टिकल इंसान हो, S24 अल्ट्रा यूज कर रहे हो, S25 अल्ट्रा यूज कर रहे हो, बिल्कुल भी अपग्रेड मत करना भाई, आपको कुछ फर्क नहीं मालूम पड़ने वाला, अनलेस एंड अनटिल यू नीड दैट प्राइवेसी फीचर वेरी बैडली। तो वो एक चीज है, उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि अपग्रेड करके कुछ मतलब है। हाँ, अगर आपका 3-4 साल पुराना कोई फोन है एंड आपको अपग्रेड करना है एक अल्ट्रा फोन पे, तो उनके लिए डिसेंट अपग्रेड हो सकता है भाई, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। ओवरऑल बताया जाए तो भाई सैमसंग ने बहुत ही ज्यादा सेफ लेकर आया है भाई। इसके अंदर बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दी जा सकती थी। अगर ये प्राइवेसी फीचर नहीं भी होता, बट डिस्प्ले अच्छा होता, 10 बिट वाला डिस्प्ले होता, हार्डवेयर लेवल 10 बिट वाला, जैसे सैमसंग ने चिल्ला चिल्ला के बताया था, एंड बाद में वो बात झूठ निकली भाई। इसके अंदर 8 बिट डिस्प्ले है नेटिवली, खाली वो 10 बिट के कलर्स को सिमुलेट करता है। हालांकि वो सेम चीज आईफोन के अंदर भी है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि भाई दोनों फोन के अंदर 8 बिट डिस्प्ले है एंड दोनों भी FRC के हेल्प से 10 बिट कलर्स को सिमुलेट करते हैं। खैर वो चीज इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, नॉर्मल लोगों को तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, बट जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। सो ओवरऑल अच्छा फोन है, लेकिन अगेन सबके लिए नहीं है भाई। जिसके लिए है उसके लिए मैंने बता दिया भाई। आपके पास अंधा पैसा तो आप लोग ले सकते हो। बाकी अगर आप लोग एक बिजनेसमैन हो, आपको एक अच्छा रिलायबल फोन चाहिए, तो आप लोग डेफिनेटली ले सकते हो। एज अ फोन बहुत अच्छा है, बट अगर आप लोग थोड़ा भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, आप प्रोफेशनल इंसान हो, आपको कंटेंट क्रिएट करना है, आपको सोशल मीडिया मैनेज करना है, ये सब काम करना है, तो आईफोन ज्यादा बेटर है। लेकिन एज अ फोन आईफोन उतना अच्छा नहीं है भाई, आप लोग समझ लो। बहुत सारी चीजें बहुत लॉक्ड इन है। मतलब मेरे को गूगल ड्राइव पे कोई भी चीज अपलोड करके रखना है तो भाई गूगल ड्राइव को ऑन करके रखना पड़ता है। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस आईफोन के अंदर भी हैं, तो इसके वजह से एज अ फोन दिस इज मच बेटर, बट एज अ टूल आईफोन इज बेटर। अगेन सिंपल सा लॉजिक ये है। सो ये था मेरा फुल रिव्यू ऑफ दिस सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।